मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो कोलाइडल विलियन चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, कोलाइडल स्टेट जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे और वो है कोलाइडी विलियनों का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। और दूसरा जो टॉपिक आज पढ़ेंगे वो है कोलाइडी विलियनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये दो टॉपिक आज हम विस्तार से पढ़ेंगे और ये परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। या इनमें जो गुणधर्म है कोलाइडी विलियनों के, उसके इंडिविजुअल जो गुणधर्म है वो भी शॉर्ट नोट के रूप में पूछे जाते हैं। वैसे आपके ये पढ़े हुए होंगे कि ना किसी रूप में, तो अपन थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है इसलिए थोड़ा सा अपन इसको थियोरी के रूप में ही पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, आप सामान्य अगर एक बार गौर से पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएंगे। तो बात करते हैं कोलाइडी विलियनों का शुद्धिकरण क्या होता है। कोलाइडी विलियनों के कोलाइडी विलियनों में कुछ विद्युत अपघट्य पदार्थ तथा विलय की अशुद्धियाँ रहती हैं। इन अशुद्धियों की उपस्थिति में कोलाइडी विलियनों का अवक्षेपण हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि इन्हें पृथक कर दिया जाए। यानी कि दो प्रकार की अशुद्धियाँ मुख्य रूप से कोलाइडी विलियनों में होती है, एक विद्युत अपघट्य पदार्थ की और दूसरी विलय की अशुद्धि। तो इनको अलग करने बहुत आवश्यक होता है। उसके लिए तीन प्रकार की विधियां हैं: अपोहन, विद्युत अपोहन और अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन। तो पहली आती है अपोहन, डायलिसिस। इसमें जो क्रिस्टलॉइड होते हैं या क्रिस्टलाभ होते हैं, वह को झिल्ली या चरमपत्र से विषण द्वारा कोलॉइड से पृथक किया जाता है। और इस प्रोसेस को जो है ग्राम ने अपोहन कहा। इसमें क्या होता है कि अशुद्धि कोलाइड विलियन को जादव झिल्ली वाले थैले में भरकर जल से भरे पात्र में डुबो दिया जाता है और आयनिक अशुद्धियाँ जो हैं वो धीरे धीरे जल में विसरित हो जाती हैं। अब देखिए, अपोहन के बाद आता है इलेक्ट्रोडायलिसिस, विद्युत अपोहन। इसमें होता क्या है विद्युत अपोहन में कि जो जिस जांतव झिल्ली वाले थैले में हमने सॉल भरा है, या यूँ कहिए क्रिस्टलॉइड जो हमने, या क्रिस्टल विलियन जो हमने भरा है, उसको अपन जल में डुबो देते हैं और दो इलेक्ट्रोड भी लगा देते हैं। अब दो इलेक्ट्रोड लगाने के कारण से क्या होता है कि इलेक्ट्रोडों की ओर जो होता है वह आयनों का तेज़ी से अभिगमन होता है, जिसके कारण से जो ये विसरण का प्रोसेस है वो तेज़ गति से हो जाता है। यानी कि जो है प्रोसेस जो अपोहन का धीरे धीरे हो रहा था, विद्युत अपोहन का प्रोसेस जो है वो तेज़ी से हो रहा है। जैसा चित्र में देखा हुआ है हमने, एक सॉल का जो थैला है, जो अर्ध पारगम्य झिल्ली या यूं कहिए कि जो चरम पात्र होता है उससे, या जांतव झिल्ली का बना हुआ थैला होता है, और उसके अंदर अपन ने कोलाइडी विलियन भर रखा है जिसको सॉल कहा है अपन ने। और ये वाटर जो है डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, उसमें डुबो देते हैं और दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, जिससे ये जो है प्रोसेस बहुत तेज़ी से होने लगता है। उसके बाद तीसरा जो प्रोसेस आता है वो आता है अति सूक्ष्म निस्यंदन। इसमें क्या होता है, कोलाइडी कण जो होते हैं वो साधारण फिल्टर पेपर से तो निकल जाते हैं क्योंकि इनके छिद्र बड़े होते हैं। अब यदि इस फिल्टर पत्र को एसिटिक अम्ल में कोलोडियन के विलियन में से संसेचित कर दें तो छिद्रों का आकार जो है छोटा हो जाता है। जो फिल्टर पत्र होता है उसको अपन क्या करते हैं, एसिटिक अम्ल में कोलोडियन का जो विलियन होता है उसमें डबो देते हैं, तो जो छिद्र हो जाते हैं वो छोटे हो जाते हैं। उसके कारण से जो कोलाइडी विलियन होता है, या यूँ कहिए कि जो डिस्पर्स फेज है, यानी प्रक्षेपित माध्यम है कोलाइडी विलियन में, प्रक्षेपित अवस्था है कोलाइडी विलियन में, वो तो निकल नहीं पाती, प्रक्षेपण माध्यम जो है वो चला जाता है। यानी विलय के कण तो जो है वह फिल्टर पेपर से नहीं निकल पाते, जो कि एसिटिक अम्ल और कोलोडियन से संचेचित किया होता है उससे निकल नहीं पाते, जबकि जो विलायक होते हैं यानी डिस्पर्जन मीडियम होता है वो निकल जाते हैं। अल्टीमेटली जो हमारे पास जो संसेचित जो फिल्टर पत्र होता है उस पर हमारे पास जो है वह डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल ही बचते हैं,
पुनः उनको शुद्ध जो है डिस्पर्जन मीडियम में घोल कर हम जो है कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। इस प्रकार से हमारे पास वो जो है कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो होता है वो अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन कहते हैं। द्रव प्रक्षेपण माध्यम तथा वास्तविक विलयनों के कोलाइडी द्रव से पृथक करने की इस प्रक्रिया को जो है अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। कोलाइडी कणों को फिर से प्रक्षेपण माध्यम में प्रक्षेपित करके शुद्ध कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट वो आता है कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म। पहला आता है विषमांग प्रकृति। कोलाइडी विलयन जो विषमांग प्रकृति के होते हैं, जिसमें दो प्रावस्थाएं अस्तित्व में होती हैं। चूँकि प्रक्षेपण माध्यम में प्रक्षेपित प्रावस्था के कण निलंबित रहते हैं, अतः कोलाइडी विलयन जो है वो द्विप्रावस्था वाला होता है, तंत्र होता है। स्थायित्व है, सामान्यतः कोलाइडी विलयन काफ़ी स्थायी होते हैं। इनके कण अनिश्चित काल तक विलयन में निलंबित रहते हैं और पेंदे में एकत्रित नहीं होते हैं, लेकिन उच्च गति वाले अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखने से ये पेंदे में एकत्रित हो जाते हैं। तीसरा आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलाइडी कणों का माध्य अणुभार उच्च होने के कारण इनका प्राशन दाब भी बहुत कम होता है। निस्यंदता, कोलाइडी कण जो होते हैं फिल्टर पेपर में से तो पार हो जाते हैं, परंतु चरम पत्र या जातव झिल्ली से पार नहीं होते हैं। फिर पांचवी प्रॉपर्टी आती है इनकी ब्राउनियन गति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउनियन गति का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी गति। प्रक्षेपण माध्यम में कोलाइडी कणों की अनियमित गति, जिसमें कण अनियमित रूप से टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलते रहते हैं, जिसको अति सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा सकता है, ब्राउनियन गति कहलाती है। जैसे चित्र में दिखाया हुआ है कि ये जो कण है इधर गया, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इनकी कोई एक निश्चित डायरेक्शन नहीं होती है। इस प्रकार का जो मोशन होता है वह ब्राउनियन गति कहलाती है और ये कोलाइडी विलयनों का गुण होता है। आइंस्टीन ने ब्राउनी गति के कारण की व्याख्या अणुगति सिद्धांत के आधार पर की थी। उन्होंने बताया कि कोलाइडी कणों पर प्रक्षेपण माध्यम के गतिशील कणों का विपरीत दिशा में असामान्य बल कार्य करता है। इससे कोलाइडी कणों का पथ परिवर्तित हो जाता है और वो बेतरतीब यानी जिगजैग ढंग से गति करते जाते हैं। उदाहरण के लिए सिनेमा हॉल में प्रकाश के पुंज में धूल के कण जो हैं वो जिगजैग रूप से घूमते रहते हैं। साधारण निलंबन के कण जो होते हैं वो अपेक्षाकृत अधिक भारी होने के कारण से ब्राउनियन गति जो है वो प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट आता है जो कोलाइडी कणों का गुण है, वो आता है प्रकाशिक गुण है और वह टिंडल प्रभाव है। वो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है शॉर्ट नोट के रूप में। टिंडल प्रभाव क्या होता है, ये 1968 में टिंडल ने दिया और इसके अनुसार यदि एक तीव्र पुंज को किसी कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाए तो प्रकाश पुंज का मार्ग उसी प्रकार दीप्तिमान होकर चमकने लगता है जैसे किसी अंधेरे कमरे में किसी छिद्र से आते प्रकाश में धूल के कण चमकते हैं। ये जो प्रेक्षण होता है वह टिंडल प्रभाव कहलाता है। जैसा चित्र में दिया गया है, एक वास्तविक विलयन है और एक कोलाइडी विलयन है। यहाँ से अपन लेंसेज की सहायता से कोई लाइट हम वास्तविक विलयन पे डालते हैं तो कोई चमकदार भाग नहीं होता है, परंतु अगर अपन इसी प्रकाश को लेंसेज की सहायता से किसी कोलाइडी सॉल्यूशन में डालते हैं तो एक चमकदार पार्ट दिखाई देता है, यानी कि एक ऐसा स्पष्ट रूप से चमकदार भाग दिखाई देता है। इस प्रकार का जो कोलाइडी विलयनों का प्रभाव होता है वह टिंडल प्रभाव होता है। ये प्रभाव कोलाइडी विलयनों को वास्तविक विलयनों से विभेद में उपयोगी है, क्योंकि यदि प्रकाश की किरण को किसी वास्तविक विलयन में से गुजारा जाता है तो वह उसमें से प्रवाहित हो जाती है, वह हमें नज़र नहीं आती है, अर्थात प्रकाश पुंज का मार्ग पूर्णतः अदृश्य ही रहता है। टिंडल प्रभाव की व्याख्या जो है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से की जाती है। कोलाइडी कणों का आकार प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की अपेक्षा कम होने के कारण से ये प्रकाश को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, अतः प्रकाश का अधिशोषण करते हैं और चमकने लगते हैं। फलतः प्रकाश इनमें से निकलता नजर आता है और टिंडल कोण बनाता है।
अंधेरे कमरे में वायु के साथ मिले कण भी एक कोलाइडी तंत्र होते हैं। यानी कि सॉलिड जो है वो गैस में जो है एक कोलाइडी सिस्टम बना लेता है, कोलाइडी तंत्र बना लेता है, जिसमें से गुजरते प्रकाश के पुंज का मार्ग प्रतिदीप्त हो उठता है। उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। वास्तविक विलयनों के जो कणों का आकार होता है वह तो कोलाइडी कणों के आकार से भी कम होता है, बहुत अति सूक्ष्म होता है। अतः उनका प्रकीर्णन उतना वो प्रकाश का प्रकीर्णन उतना कर नहीं पाते हैं और टिंडल प्रभाव दर्शाते नहीं हैं। प्रकाश प्रकीर्णन प्रक्षेपित प्रावस्था डिस्पर्स फेज तथा प्रक्षेपण माध्यम डिस्पर्जन मीडियम के अपवर्तनांक के अंतर के कारण होता है। दर्व विरोधी कोलाइडी विलयनों के लिए इस अंतर का मान बहुत होता है, अतः टिंडल प्रभाव भी बहुत अधिक होता है। दर्व स्नेही सॉलों में ये अंतर कम होने के कारण टिंडल प्रभाव जो है वह नगण्य होता है। टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयनों तथा वास्तविक विलयनों में विभेद करने में प्रयुक्त होता है। अति सूक्ष्मदर्शी के खोज से यह आधारभूत सिद्धांत है। अति सूक्ष्मदर्शी का जो खोज का कारण बना था ये भी यही प्रभाव बना था। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कोलाइडी विलयनों की, वो है वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। कई बार जो है इसको इलेक्ट्रोकैटोफोरेसिस के नाम से भी जाना जाता है या कैटोफोरेसिस के नाम से भी पूछा जाता है। तो आप दोनों में आपको यही बात कहनी है। वैद्युत कण संचलन, जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वैद्युत के प्रभाव से कणों का संचलन जो होता है उसे वैद्युत कण संचलन कहते हैं। कोलाइडी कणों में जो होते हैं, कोलाइडी विलयन होते हैं, उसमें कोलाइडी कणों पर भी आवेश होता है, आप जानते हो। और इस आवेश होने के कारण से अगर हम इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाह करें तो या विद्युत क्षेत्र लगाएं तो ये कोलाइडी कण जो होते हैं वह विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ अभिगमन करने लगते हैं। इस अभिगमन के कारण से जो होता है वह अभिगमन के कारण से जो होते हैं कोलाइडी कण इलेक्ट्रोड की तरफ अभिगमन कर जाते हैं, उस पर डिपॉजिट हो जाते हैं या उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह का जो प्रोसेस होता है वह वैद्युत कण संचरण कहलाता है। वैद्युत कण विद्युत आवेशित कण थोड़े अधिक होते हैं। विद्युत क्षेत्र में ये कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों के एक इलेक्ट्रोड की और गमन को वैद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। उदाहरण के लिए आर्सेनिक सल्फाइड, सिल्वर जो गोल्ड है, सिल्वर है के कण ऋणावेशित सॉल में विद्युत प्रभाव से कोलाइडी कण एनोड की ओर एकत्रित हो जाते हैं। इसी प्रकार फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के धनावेश सॉल में विद्युत प्रवाह से कोलाइडी कण जो हैं वो कैथोड की ओर एकत्रित हो जाते हैं, क्योंकि इस सॉल के जो आवेश हैं वो धनावेशित होते हैं, जबकि आर्सेनिक सल्फाइड, गोल्ड और सिल्वर के जो सॉल होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं। अतः जो ऋणावेशित होंगे वह कैथोड एनोड की ओर अभिगमन करेंगे या एनोड पर एकत्रित होंगे, और जो धनावेशित हैं सॉल हैं या धनावेशित कोलाइडी विलयन है या धनावेशित जो है डिस्पर्स फेज है वह कैथोड की ओर एकत्रित होंगे। ये इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर निरावेशित हो जाते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह से धनावेशित कणों का कैथोड की ओर संचलन को धन कण संचलन कैटोफोरेसिस कहते हैं या कैटोफोरेसिस कहलाते हैं। धन कण संचलन की तकनीकी का उपयोग जो है वो कई जगह करते हैं, जैसे चिमनी से निकलने वाले कोलाइडी धुएं से कार्बन के कणों को दूर करना, रबर का विद्युत निक्षेपण करना, कार के धातु के हिस्सों को पिगमेंट से रंगना। चौथा है मैल के कणों को दूर करना। पांचवा जो है गटर व नालों के गंदे पानी को साफ कर सिंचाई के काम में लेना। ये जो है सारे के सारे धन कण संचलन का जो प्रोसेस है वो काम में लेते हैं, उस टेक्निक को काम में लेकर हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र में दिखाया हुआ है
विद्युत प्रवाह से पहले कोलाइडल सॉल्यूशन, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन है, जो नेगेटिव कोलाइड है, मैंने आपको बता रखा है। और ऊपर जो डिस्पर्जन मीडियम है वो वाटर है, जल है, यानी जल में नेगेटिव कोलाइड विलयन घुला हुआ है। ये जब विद्युत आवेश लगाते हैं उससे पूर्व की बात है। अब विद्युत प्रवाह के बाद में जो होता है, एक जो नली है उसमें पानी जो है वो कम होने लगता है, एक में दूर होने लगता है, क्योंकि जो ये नेगेटिव सोलाइड कोलाइड था या कोलाइडल सॉल्यूशन का नेचर ऋणात्मक था, वह कैथोड की ओर अभिगमन कर लगेगा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव जो है उसकी ओर अभिगमन करने लगेगा। और इस प्रकार से जो है वो पानी हमारा शुद्ध हो जाएगा। अब विद्युत कण संचलन या धन कण संचलन का प्रदर्शन यू नली में कोलाइड विलयन भरकर उसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड डुबोकर विद्युत धारा को प्रवाहित कर दिखाया गया है। उदाहरण के लिए जो है आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल से कोलाइडी कण एनोड धनाग्र की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं तथा वहाँ एकत्रित हो जाते हैं। वह कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर स्वच्छ विलयन शेष रह जाता है। इससे सिद्ध होता है कि आर्सेनिक सल्फाइड के जो कण होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं। इस प्रकार से अपन इसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है वैद्युत पराशरण, इलेक्ट्रो ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के प्रभाव को इलेक्ट्रिसिटी से या विद्युत के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी प्राशरण को, प्राशरण क्या होता है, प्राशरण क्या होता है, विलायक के विलयनों का, विलायक के कणों का विद्युत पारगम्य झिल्ली द्वारा जो है वह अभिगमन जो होता है वह प्राशरण कहलाता है। या यूं कहिए किन्हीं कणों का जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जातव झिल्ली द्वारा अगर अभिगमन होता है तो वह ओस्मोसिस कहलाता है। अगर इसमें अपन कोई इलेक्ट्रोड लगा देते हैं तो ये प्रोसेस जो है वो तेजी से होने लगता है और इस प्रोसेस को हम विद्युत प्राशरण कहते हैं। कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कणों पर आवेश के प्रेरण प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण प्रक्षेपण माध्यम के कणों पर भी आंशिक आवेश आ जाता है, परंतु इनकी प्रकृति कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के ठीक विपरीत होती है। अतः यदि वैद्युत कण संचलन प्रयोग में कोलाइड विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते समय चरम पत्र या जांतव झिल्ली रखकर कोलाइडी कणों को विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाने से रोक दिया जाए तो प्रक्षेपण माध्यम के कण जो हैं वो झिल्ली पार करके उपयुक्त दिशा में अभिगमन करने लगते हैं। प्रक्षेपण माध्यम के अभिगमन की दिशा कोलाइडी कणों के संचलन यदि गति करते हों की दिशा से विपरीत होती है, यह प्रक्रिया जो है वैद्युत प्राशरण कहलाती है। प्राशरण से अभिप्राय सरंध्र झिल्लियों से द्रवों का विसरण है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ। अब देखिए विद्युत प्रभाव में कोलाइडी कणों को स्थिर रखने पर प्रक्षेपण माध्यम का किसी इलेक्ट्रोड की ओर जांतव झिल्ली या चरम पत्र में से अभिगमन वैद्युत प्राशरण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक नली ली है, उसमें 3 भाग हैं, ए भाग, बी भाग और सी भाग। ए व बी भाग में प्रक्षेपण माध्यम जल भरा हुआ है और सी भाग में कोलाइडल विलयन भरा हुआ है। ए व बी दोनों कक्षों में झिल्लियों के पास 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। जब इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो एक और नली का जल स्तर जो है वो ऊपर बढ़ने लगता है। इसका कारण प्रक्षेपण माध्यम चलने लगता है। जब झिल्लियों में कोलाइडी कण जो है निकल नहीं सकते, इसमें से जो सी है इसमें से कोलाइडी कण निकल नहीं सकते, जबकि जल के कण जो हैं वो निकल सकते हैं, तो वे पार होकर इधर आ सकते हैं और ये वाले जो हैं वो इधर अभिगमन करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वह इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इस प्रभाव के कारण से एक तरफ जल का स्तर कम होने लगता है, दूसरी तरफ जल का स्तर बढ़ने लगता है और यहाँ पर जो है वो कोलाइडी विलयन है और यहाँ से जो माध्यम के कण हैं वो
बाहर निकलने लगते हैं। तो सोल के कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर चलते हैं और माध्यम जो है वह विपरीत आवेशित वाले कक्ष की ओर बढ़ता जाता है। इस प्रकार से उसका लेवल भी बढ़ जाता है। इस प्रकार का जो प्रभाव है वो क्या कहलाता है? विद्युत प्राशरण कहलाता है। अब देखिए समझाते हैं। एक नली में दो जांतव झिल्ली लेकर, ये जो है एनिमल मेम्ब्रेन जो है वो ली हुई है, ये दो एनिमल मेम्ब्रेन ली हुई है, ठीक है। तीन भागों में विभाजित करके मध्य सी भाग में कोलाइडल विलयन तथा अन्य दो भागों ए व बी में प्रक्षेपण माध्यम जल भर दिया जाता है। इन दोनों कक्षों में झिल्लियों के पास दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। ये दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हमने लगा दिए हैं। जब इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक और नली में जल का स्तर ऊपर बढ़ने लगता है। इस कारण प्रक्षेपण माध्यम चलने लगता है, जबकि झिल्लियों में कोलाइडी कण निकल नहीं पाते हैं या निकल नहीं सकते हैं। सॉल के कण विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोडों की ओर चलते हैं यदि पार नहीं कर पाते हैं तथा माध्यम का स्थिर विपरीत आवेशित वाले कक्षों में बढ़ने लगता है। यही विद्युत प्राशरण कहलाता है। इस प्रकार से इसके जो है वो 8 मुख्य रूप से प्रॉपर्टी हैं जिनके बारे में हमने आज विस्तार से पढ़ा है। अब नेक्स्ट अपन कोलाइडी कणों पर आवेश जो है वो पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल, कोगुलेशन, हार्डिस लॉज का नियम, फिर छोटे छोटे से वो आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।